हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुमित। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, जो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को डिस्कस करने के लिए ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहले जब हम केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमारे लिए कुछ बातों को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्टडी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। उनमें से हमने कुछ को यहाँ लिस्टेड किया है। फर्स्ट पॉइंट है कि इज गिवन रिएक्शन पॉसिबल। क्या कोई भी जो रिएक्शन जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि अभिक्रिया की सुगमता या स्पॉन्टेनिटी की जो बात की जाएगी वो है या नहीं है, या अभिक्रिया संभव है या नहीं है, या उससे वांछित उत्पादों की किस सीमा तक उपलब्धि हमें हो सकती है। सेकंड जो पॉइंट है वो होगा, यदि अभिक्रिया होती है तो किस सीमा तक होगी, यानी इफ रिएक्शन इज पॉसिबल देन ऑन विच एक्सटेंट रिएक्शन अकर। थर्ड जो क्वेश्चन हमारे लिए या थर्ड जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि इज रिएक्शन पॉसिबल देन व्हाट इज इट्स स्पीड और हाउ मेनी टाइम इज टेकन बाय रिएक्शन इन इट्स कंप्लीटेशन। या यूं कह सकते हैं कि यदि अभिक्रिया है तो वो किस गति से होगी और उसे पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चंस अराइज हुए, और उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हम बात करें कि अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी, तो स्पॉन्टेनिटी जो है उसका आंसर हमें थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम मुक्त ऊर्जा के सिद्धांत को पढ़ते हैं और वहां हम देखते हैं कि यदि मुक्त ऊर्जा कम है तो अभिक्रिया होगी, यानी अभिक्रिया के होने या न होने के बारे में, उसकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स बता देती। अब अभिक्रिया होगी तो किस सीमा तक होगी, इसके बारे में हमें रासायनिक साम्य या जो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसके द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर जैसा हम कह रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स से हमें मिलता है। तो इट मीन्स केमिकल काइनेटिक इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, या केमिकल काइनेटिक्स वास्तव में क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन की चर्चा करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स वास्तव में क्या है। तो देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें रिएक्शंस की रेट के बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही जो फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं उनकी स्टडी भी यहाँ हम करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से केमिकल काइनेटिक्स concerns itself with measurement of rates of reaction proceeding under given condition of temperature, pressure and concentration। जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की गिवन कंडीशंस हैं उनके साथ में रिएक्शन हो रही है, तो उसकी स्टडी हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। हम देखते हैं कि सामान्यतया सामने देखा भी है कि किसी भी अभिक्रिया को टेम्परेचर को बढ़ाकर या कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की उपस्थिति से उसको गतिशील किया जा सकता है। जैसे टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे हैं तो एक सामान्य सी अभिक्रिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा कम होती है, इसलिए यह अभिक्रिया थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये अभिक्रिया हमें होती हुई दिखाई नहीं देती है, या हम इस अभिक्रिया को नॉर्मली मेजर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अभिक्रिया इजी वे में हो रही है। सेकंड, जब हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड के वियोजन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि फास्ट इस रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जो ही हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट या मैंगनीज डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा को मिलाते हैं तो अभिक्रिया है वो उत्प्रेरित हो जाती है और स्पीडली होने लगती है और ऑक्सीजन हमें फास्टली प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ाकर या कैटलिस्ट की प्रेजेंस से गतिशील बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य और भी कुछ कारक हैं जो कि अभिक्रिया की गति या रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं और उनसे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट किस सीमा तक बन रहे हैं, कैटलिस्ट या टेम्परेचर या प्रेशर की जो भी प्रेजेंस या चेंजिंग से हम उनको किस प्रकार रिएक्शंस को स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रासायनिक बदलगति की वास्तव में वह विज्ञान है जिसमें अभिक्रिया की गति एवं उन समस्त कारणों जो गति को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नॉर्मली जो काइनेटिक्स है उसका मेन एम विभिन्न परिस्थितियों में अभिक्रिया के वेग का मापन करना होता है। वेग से हमें अभिक्रिया के जो पाथ है या पथ है उसका भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया की हम क्रियाविधि को भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें किसी भी अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रियाविधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की, कि जब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं हम तो हम देखते हैं कि अभिक्रियाएं हैं सामान्यतया वो विभिन्न वेगों से होती हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं वो वेरी फास्ट होती हैं या तात्क्षणिक या तात्कालिक होती हैं जिनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी हम कहते हैं। ये अभिक्रियाएं इतनी तीव्रता से हो जाती हैं कि अभिकारकों के संपर्क में आते ही हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम वेरी फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। नॉर्मली ये रिएक्शंस आयनिक रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस के वेग को सामान्यतया प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारण करना संभव नहीं होता है क्योंकि इन अभिक्रियाओं में बंध नहीं टूटते। सेकंड जो कैटेगरी होती है जिसको हम वेरी स्लो रिएक्शंस कहते हैं, ये बिल्कुल वेरी फास्ट रिएक्शंस के ऑपोजिट होती है जो कि अत्यंत मंद गति या हम कह सकते हैं कि कई दिनों, महीनों अथवा वर्षों में भी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाती। इन अभिक्रियाओं का वेग सामान्यतया प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारित करना संभव नहीं है और इस कैटेगरी में हम कोरोजन H2 और O2 के संयोग से H2O का बनना ये सब इस कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है, जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के मध्य कई अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो इनके बीच में होती हैं, जिनको हम न तो वेरी फास्ट में रख सकते हैं और न ही वेरी स्लो में रख सकते हैं। ये रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में संपन्न हो जाती हैं। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों, ताप, सांद्रता एवं उत्प्रेरक आदि का अध्ययन हम कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में जो अभिक्रियाएं आती हैं उनमें आणविक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिकारक अणुओं से उत्पादों के अणु निर्माण में सहसंयोजक बंध यहाँ पर बनते हैं और टूटते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ ले रखे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, H2 और I2 के संयोग से HI का निर्माण है। इसके अलावा हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से यहाँ देख रहे हैं अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात की। तो थ्री टाइप्स में हमने या थ्री कैटेगरी में रिएक्शंस को डिवाइड यहाँ पर कर रखा है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और इंटरमीडिएट, और यहाँ हमने उनके कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। नेक्स्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं।
जो कि हमें रिएक्शंस की रेट को समझने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगी। तो यहाँ हमने 4 ग्राफ इस स्लाइड में शो कर रखे हैं। फर्स्ट ग्राफ है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है, और फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में एक कॉमन बात यह है कि दोनों ग्राफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में प्लॉट किए गए हैं। फर्स्ट ग्राफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस को शो कर रहा है और सेकंड रिवर्सिबल रिएक्शंस को। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम बढ़ने के साथ लगातार कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि सेकंड ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक निश्चित टाइम के बाद में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रकार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक निश्चित टाइम के बाद में कांस्टेंट हो जाती। थर्ड जो ग्राफ हमने यहाँ प्लॉट किया है वो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में प्लॉट किया है, और यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के लिए जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको ले रहे हैं, उसके एवज में इस ग्राफ को प्लॉट किया है। तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत में रेट ऑफ रिएक्शन टाइम बढ़ने के साथ कम होती जा रही है, और एक निश्चित टाइम के बाद ये धीरे धीरे कम होने के बाद एक निश्चित लेवल पे हो जाती है, लेकिन शून्य नहीं हो रही। फोर्थ ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में प्लॉट किया है। तो यहां हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाकर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ ग्राफ प्लॉट किए हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको समझने में और रिएक्शंस की रिलेटेड और भी काफी सारी चीजों को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की यहां हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। या यूं कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों अथवा उत्पादों की इकाई समय में उनकी सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग अथवा अभिक्रिया की गति अथवा अभिक्रिया की दर कहलाती है। जैसा यहाँ हमने शो कर रखा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम पीरियड। उस कंसंट्रेशन को चेंज होने में जो टाइम लगता है वो हमें पता है कि कंसंट्रेशन है उसमें चेंज को हम डेल्टा सी से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। डेल्टा सी की जो यूनिट है वो मोल पर लीटर होती है, और इस प्रकार हमारे पास में जो रेट है उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। यहाँ हमने शो कर रखा है डेल्टा सी है वो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। अब बात आती है कि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। अभिक्रिया की जो रेट है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, बट नेगेटिव साइन ऑफ रेट है वो ये शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और पॉजिटिव साइन है जो रेट का वो ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो। इस प्रकार अभिक्रिया का वेग या दर को दो प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। या तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर द्वारा, या अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों में से किसी एक उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि द्वारा हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं या अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर की बात कर रहे हैं। देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम होता है उसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। हमने जो पीछे फर्स्ट वाला ये ग्राफ शो कर रखा है उसके अनुसार अभिक्रिया की दर या वेग क्रिया के आगे बढ़ने के साथ घटती रहती है, क्योंकि अभिकारक है वो लगातार उपयोग हो रहा है। रिएक्टेंट के केस में बात कर रहे हैं, जो हमारे पास में यहाँ पर थर्ड ग्राफ है
उसके अनुसार अभिक्रिया का वेग लगातार घटता जाता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता है तथा समय के साथ साथ यह परिवर्तित होता रहता है। प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग, देखिए आप यहाँ पर थर्ड ग्राफ में, तीव्रता से कम होता है, फिर यह धीरे धीरे कम होता है और अंत में अभिक्रिया का वेग उपेक्षणीय हो जाता है, लेकिन यह शून्य कभी भी नहीं होगा। इस प्रकार इकाई समय में होने वाले या इकाई समय में हुए अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन को अभिक्रिया वेग के स्थान पर औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी कहना ज्यादा उचित होगा। यहां हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो हर टाइम पे चेंज हो रही है या प्रत्येक क्षण है वो परिवर्तित हो रही है, क्योंकि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अतः पूरी जो अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समय के साथ यह बदलता रहता है। इसलिए अभिक्रिया का वेग कुल सांद्रता परिवर्तन में लगे समय और उसमें टाइम का भाग देकर हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं और वो हमारे लिए सही भी नहीं होगा। इसलिए हमें अभिक्रिया का जो वेग है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्ञात करना चाहिए। जैसा हम इस ग्राफ में 10 मिनट पे हमने अभिक्रिया का वेग यहाँ ज्ञात कर रखा है और उसको बिल्कुल हमने कैसे ज्ञात किया, ग्राफ से, ग्राफ की स्लोप लेके। स्लोप आपको पता है tan थीटा के इक्वल होती है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने इसको प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से डिनोट नहीं किया है, डी सी, यानी बहुत ही सूक्ष्म टाइम लिया है। तो ये स्लोप के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर हमने 10 मिनट पे इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया है जो कि इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस प्रकार आज हमने केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स में सब्जेक्ट एंट्री की और उसके बाद में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके नेक्स्ट हमने रेट ऑफ रिएक्शन की चर्चा की और लास्ट में हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की बात की। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।